जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम विज्ञान की पैडागोजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला यूनिट है विज्ञान के उद्देश्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विज्ञान होता क्या है। तो जो विज्ञान है इसे आप इंग्लिश में कहते हैं साइंस, और जो ये साइंस है यह साइंटिया नाम का एक शब्द होता है जो कि लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से मिलके बना है और जिसका अर्थ होता है क्या? ज्ञान। अतः विज्ञान से तात्पर्य है प्रकृति और भौतिक दुनिया के व्यवस्थित ज्ञान। जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं चारों तरफ, वो सब क्या है? हमारा विज्ञान है, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं प्रतिदिन। तो वही चीज़ क्या कहलाती है? आपकी ज्ञान कहलाती है। तो आपको सबसे पहला बिंदु इसमें याद रखना है कि साइंस किस भाषा का शब्द है। तो ये लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। और यहाँ इसकी ये परिभाषा दी गई है। आगे है अर्थात विज्ञान विश्व के समस्त पदार्थों के विधिवत पहलुओं का सुव्यवस्थित अध्ययन करता है, जिसके लिए हमें प्रयोगात्मक परीक्षण और उनके आधार पर अन्वेषणों का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात यदि विज्ञान को हमें अच्छे से समझना है तो उसके द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रयोग और जो अनुसंधान होते हैं, अन्वेषण होते हैं, उनका हमें मुख्य रूप से सहारा लेना होता है। ठीक है। आगे है विज्ञान को मुख्यतः 3 शाखाओं में विभक्त किया गया है, और ये 3 शाखाएं मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और तीसरा कौन सा है? जीव विज्ञान। ठीक है। तो जब बात करते हैं हम भौतिक विज्ञान के बारे में, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, खगोल विज्ञान जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड वगैरह आते हैं। दूसरा है भूगर्भ विज्ञान जिसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। उसके बाद मौसम से संबंधित विज्ञान, खनिज विज्ञान इत्यादि का अध्ययन करते हैं। जबकि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम कार्बनिक रसायन, एक और आएगा इसमें अकार्बनिक रसायन, और एक आएगा आपका भौतिक रसायन। तो 3 प्रकार की रसायनों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। जबकि बात करें हम जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है जंतु विज्ञान, जिसे आप प्राणी विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, जिसे अपन बोलते हैं पादप विज्ञान। तो यह विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं। इन 3 शाखाओं के अंतर्गत हम इन विषयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब आगे है इसमें विज्ञान के शिक्षण के लक्ष्य और उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना। इसका मतलब है कि विज्ञान शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के ज्ञान में क्या होता है? भंडार की वृद्धि होती है। जो भी वह अपने चारों तरफ देखता है वह उनके बारे में अच्छी तरीके से सोचता है, समझता है और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। तो यही सब क्या कहलाती है? उसकी वैज्ञानिक जानकारी कहलाती है। ठीक है। और इस जानकारी की सहायता से वह अपने जीवन को सरल और स्पष्ट करने में सहायता करता है। ठीक है। दूसरा है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान तभी उपयोगी होता है जबकि उसको आप व्यवहार में लेकर आते हैं, अपने जीवन में पूरी तरीके से आप उसको उतार पाते हैं। इसमें केवल क्या होता है? जानकारी बढ़ा लो विज्ञान की और उसका जीवन में उपयोग मत करो, तो वो कहलाता है केवल वैज्ञानिक जानकारी। विज्ञान की जानकारी को पढ़ने के बाद उसे यदि आप अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में लेकर आते हैं, तो उसी को अपन कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि बच्चा जो होता है केवल इस ज्ञान पे ध्यान रखता है कि जब हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है तो केवल हम क्या करते हैं? पाठ के पीछे जो अभ्यास लिखा होता है उसके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनको केवल याद करते हैं और याद करके परीक्षा देकर पास हो जाते हैं। लेकिन उसके जो ज्ञान है, जो भी हमने पढ़ा है, उसको अपने जीवन में हम उसको उतारते नहीं हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्यावहारिक ज्ञान क्या होता है। तो जीवन में उतार लेना ही उसका व्यावहारिक ज्ञान कहलाता है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इसका मतलब क्या है? यदि कोई भी बच्चा विज्ञान से पहले क्या करता है? ज्ञान ग्रहण करता है, विज्ञान को जानने की कोशिश करता है। जब वो विज्ञान को अच्छी तरीके से जानने और समझने लगता है तो उसे एक व्यापारिक स्तर पर लेकर जाता है, जिसमें वह अपने दृष्टिकोण को वैज्ञानिक आधार पर लेके जाता है, जिसमें मुख्य रूप से वह किसी भी वस्तु के बारे में अनुसंधान करता है, खोज करता है, इत्यादि के बारे में यदि बात करें तो वह उसका कहलाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
इसके अंतर्गत मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना और उसके अवसर देना, जिससे कि भविष्य में वैज्ञानिक बनने के जो लक्षण होते हैं उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, आगे है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने समझने और उस काम को करने की आदत होनी चाहिए। और जितने भी आसपास के जो अंधविश्वास हैं जिनको हम नहीं मानते हैं, तो वो सब क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए और विज्ञान की जो कसौटी है उन पर हमें खरा उतरना चाहिए। अगला है इसमें सांस्कृतिक उद्देश्य। तो विज्ञान का जो सांस्कृतिक उद्देश्य होता है उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ये पता चलता है कि सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति में विज्ञान के आविष्कारों को कितना ज़्यादा योगदान मिला हुआ है, कि जो भी हम विज्ञान में की सहायता से जो भी हम खोज कर रहे हैं उनका हमारे समाज पर और हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आगे छोटे छोटे आविष्कार जो कि आज हमें बहुत सरल प्रतीत होते हैं, वह हजारों साल पहले इतने कठिन या पर इतने सरल नहीं थे। विज्ञान सांस्कृतिक धरोहर के पीछे छिपे विज्ञान और उनके संरक्षण के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध करवाता है। अगला है हमारा इसमें सामाजिक उद्देश्य। तो सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? कि शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक प्रगति करना होता है। यह बात हमें विज्ञान के शिक्षण पर भी क्या होती है? लागू होती है। जो कुछ भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उस ज्ञान से आपके समाज का क्या भला हो रहा है, तो ये चीज़ किस में आती है? हमारी सामाजिक उद्देश्य में आती है। तो आधुनिक वैज्ञानिक युग में सामाजिक प्रगति के लिए बच्चों को विज्ञान की शिक्षा देना अनिवार्य है। विज्ञान ना केवल हमारे लिए वरदान है और कई कई जगह पर इसके जो दृष्टिकोण है, इसके जो रूप हैं, वह हमारे लिए अभिशाप की तरह भी दिखाई दे रहे हैं। यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो विज्ञान के शिक्षण पर भी जोर दिया जाना चाहिए, जिससे सकारात्मक पहलुओं से बच्चों को अवगत कराया जाए और समाज की भलाई के लिए इसके दुरुपयोग से बचा जाए। कुल मिला के बात इतनी सी है, यदि आप विज्ञान का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो उसका अर्जन करने के बाद में समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमें केवल उसके जो लाभ हैं उनके बारे में बात करना चाहिए, दुरुपयोगों को कम करना चाहिए। ठीक है, अगला है इसका उद्देश्य जीविकोपार्जन। इसका मतलब है यदि कोई वैज्ञानिक है, यदि कोई विज्ञान का शिक्षक है या कोई विज्ञान के संदर्भ में या क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, तो उसे काम करने के बाद में कुछ इतनी धनराशि मिलना चाहिए जिससे उसका जीवन का यापन हो सके। उसी को अपन क्या बोलते हैं? जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया में आर्थिक प्रगति पर विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात विज्ञान की मदद से ही आधुनिक मानव ने आर्थिक प्रगति हासिल कर ली है, क्योंकि विज्ञान की सहायता से अलग अलग प्रकार की नई तकनीक और नई मशीनों का निर्माण हो रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। और रोजगार मिल रहा है तो उससे क्या हो रहा है? उनकी जीविका चल रही है। ठीक है, आगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है और तकनीकी कुशलता प्राप्त करने के बाद में रोजगार के अवसर को प्राप्त करवाना है। तो जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसमें। ठीक है, अगला है अवकाश के समय का सदुपयोग। जब कभी भी आपको अपने जीवन में किसी समय या किसी दिन अवकाश मिलता है तो उस समय आप कोशिश करें कि विज्ञान के जो प्रयोग हैं उनको सीखें और उनको बार बार करके देखें। आगे इस तरह यदि देखा जाए तो विज्ञान अवकाश के समय सदुपयोग करने में सहायक करता है। यदि अवकाश के समय बच्चों को यह बता दिया जाए कि चलचित्र कैसे काम करता है, मतलब जो वीडियो है वह किस प्रकार से प्ले होती है, यदि ये ठीक से बता दिया जाए, फोटोग्राफी कैसे काम करती है, टेलीविज़न कैसे काम करता है, यदि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो मशीनें, यदि बच्चों से ऐसे पूछा जाए कि बेटा ये कैसे काम करता है, तो बच्चों के मन में उस चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी जागेगी कि ये मशीन कैसे काम कर रही है। तो जब कभी छुट्टियाँ लगती हैं, तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए, यदि उनका जो रुचि है यदि विज्ञान में है तो उन्हें ये सिखाया जाए कि मशीनें किस प्रकार से काम करती हैं, क्या उनका लाभ है और क्या उनकी हानियाँ हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से ये हमारा अवकाश के समय का क्या होता है? सदुपयोग होता है। अगला है इसमें मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो इसमें है विज्ञान की शिक्षा यदि ठीक प्रकार से दी जाए तो इसके द्वारा बालकों की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं
उनकी पूर्ति करने में और उनकी स्वाभाविक रुचियों का विकास करने में सहायता मिलती है, जिससे जिज्ञासा, रचनात्मक और संग्रह की प्रवृत्तियाँ और आत्मसंतुष्टि, आत्म प्रकाशन आदि की मन की भावनाओं पर तृप्ति का विज्ञान एक सफल साधन होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो शोध और हमारी क्या होती हैं, जो साधनाएं होती हैं, जो कि विज्ञान से संबंधित होती हैं, जो कि विज्ञान की खोज के द्वारा उपार्जित होती हैं, तो उनका हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसी को अपन बोलते हैं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति या इसका सिद्धांत। अब आगे है इसमें विज्ञान शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। अभी हमने जो पढ़े थे वो नॉर्मल उद्देश्य थे, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं जो विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य विभिन्न विषयों और उपविषयों के निश्चित किए जाते हैं। इनका प्रयोग केवल शिक्षण कार्य के लिए नहीं होता है, वरन छात्रों की उपलब्धि की जांच करने के लिए भी किया जाता है। यह एक पूर्ण कथन होता है तथा इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या सिखाता है इसमें हमें कि संबंध बालक में लाए जाने वाले वांछनीय व्यवहारिक परिवर्तन से, और दूसरे भाग में संबंध विषय वस्तु से होता है। मतलब पहली बार तो आप उसे ज्ञान दें और दूसरी बात उससे आप जांचने की कोशिश करें कि इसने ये चीज़ सीखी है अथवा नहीं सीखी है आगे, अतः हम इनको पूर्ण रूप से निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि यदि हम सामान्य अर्थ में विशिष्ट उद्देश्य को समझें तो वास्तव में वह लक्ष्य है जिन्हें प्राप्त करने के लिए विज्ञान शिक्षण की संपूर्ण क्रियाएं केंद्रित होती हैं, अर्थात जिनमें विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन जो कि बालक की इच्छानुसार किए जाते हैं। ठीक है, आगे इसमें एक वैज्ञानिक का नाम दिया है जिसमें दिया है B.S. ब्लूम के अनुसार। तो B.S. ब्लूम के अनुसार जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वह लक्ष्य मात्र नहीं होते हैं जिनकी सहायता से हम पाठ्यक्रम को निर्मित करते हैं या अनुदेशन के लिए निर्देशन करते हैं, अपितु यह मूल्यांकन की प्रक्रिया के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। कौन? विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, आगे है इसमें उद्देश्यों के वर्गीकरण का आधुनिक आधार। तो किसी भी विषय की शिक्षा के क्षेत्र में इसके 3 विशिष्ट उद्देश्यों को स्वीकार किया गया है। सबसे पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। यदि हम बात करें ज्ञानात्मक पक्ष, पहले वाले पक्ष की, तो ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम ने 1956 में, जबकि जो दूसरा वाला है भावात्मक पक्ष उसे ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा ने 1964 में, और जो लास्ट वाला है क्रियात्मक पक्ष इसे सिम्पसन ने 1963 में प्रस्तुत किया था। तो 3 अलग अलग वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन तीनों पक्षों को अलग अलग में विभाजित किया था। ठीक है, इसी में आगे है कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण जो कि 3 भागों में किया है। पहला था हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा था हमारा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्या था हमारा क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक जो पक्ष था उसे 1956 में ब्लूम नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। इसके अंतर्गत ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आते हैं। तो ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी नाम आपको याद रखना है। दूसरा है भावात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष वर्ष 1964 में ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा नाम के 3 वैज्ञानिकों ने दिए थे। इसके अंतर्गत ग्रहण करना मतलब ज्ञान को, अवबोध की जगह आएगा प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, विचारना, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण होता है। जबकि जो आखिरी वाला पक्ष है जिसका नाम है क्रियात्मक पक्ष, इसे 1963 में सिम्पसन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। इसके अंतर्गत उत्तेजना, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत या कौशल होते हैं। तो ये सारे नाम आपको इसमें याद रखना है। अब आगे है इसमें उच्च माध्यमिक स्तर पर जरूर अलग अलग संकाय के रूप में ज़्यादा गहराई तक जाकर तथा उस अवस्था के
प्रयुक्त उत्साह के साथ साथ पढ़ाई की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम इसमें जानते हैं, हमारे जो शासन की जो स्कूल की व्यवस्था है, उसमें मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और तीसरा वाला कौन-सा होता है? उच्च स्तर होता है, जिसके अंतर्गत हम अलग-अलग जो आधार होता है, उसके आधार पर व्यवस्थित होकर पढ़ाई-लिखाई करते हैं। तो इसमें जो प्राथमिक स्तर होता है, वह कौन-सा होता है? कक्षा 1 से लेके 5 तक का। तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण रोचक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा जटिल जटिल चीज़ें हैं जिससे पढ़ने में बच्चों को समस्या जाए। रोचक मतलब इसमें खेल-खेल में ऐसे लगे कि बच्चों ने पढ़ भी लिया है और उसके ज्ञान को उनने अर्जन भी कर लिया है। तो प्राथमिक स्तर पर ज्ञान का जो स्तर होता है वह किस प्रकार का होता है? तो आंसर आ जाएगा रोचक प्रकार का होता है। आगे साथ ही बच्चों को अपने परिवेश में घुलने-मिलने और इसके बारे में बातें करने का पर्याप्त अवसर भी हमें देना चाहिए। दूसरा बिंदु है, इस स्तर पर मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे बच्चों में परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना और इसे खोजी एवं हास्य करने वाले कार्यकलाप में संलग्न होने हेतु प्रोत्साहित करना। इससे बच्चों में मूलभूत संज्ञानात्मक और मनः प्रेरक कुशलताएं विकसित होती हैं। आगे है, यह कौशल भाषा, अवलोकन, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, भेदीकरण, निष्कर्षण निकालने, चित्रांकन, व्याख्या करने में, डिजाइन बनाने में, निर्माण करने में, अनुमान लगाने में और किसी वस्तु के मापने से विकसित होते हैं। ठीक है। आगे है, मातृभाषा के माध्यम से सीखना बहुत स्वाभाविक होता है कि जब कोई बच्चा प्राथमिक स्तर पर होता है तो वह उसकी जो घर की भाषा होती है, जो माता से सीखता है, यदि उसी भाषा में उसे ज्ञान दिया जाए तो उन चीज़ों को सीखने में उसे आसानी होती है। अतः बच्चों को पढ़ाते समय, मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चा मातृभाषा में ही यहाँ स्कूल में अध्ययन करे। ठीक है। आगे इस स्तर पर, कौन से वाले पर? प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु कैसी हो, इसके लिए सबसे अच्छा मापदंड खुद ही बच्चा होता है। मतलब कोई और चीज़ें इसमें ज़्यादा भाग नहीं लेती हैं, बच्चा ही खुद के मापदंड का काम करता है। बच्चे के लिए महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण और उसके अभिरुचि की विषय वस्तु हो, तभी बच्चा इसे पढ़ने के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। साथ ही साथ यह भी है कि बातचीत उसके आसपास के जीव जगत की हो, मतलब जो वो अपने जीवन में कर रहा है, जैसे सुबह उठना, खेल खिलौनों से खेलना और यहाँ वहाँ जाकर मस्ती करना, पढ़ाई लिखाई कम करना, तो उसी से संबंधित चीज़ें उसके पढ़ाई लिखाई में सम्मिलित होना चाहिए, ना कि औपचारिक रूप से उसको बताना चाहिए। तो औपचारिक ना होकर मुख्य रूप से व्यावहारिक होना चाहिए चीज़ें। ठीक है। आगे शिक्षण मुख्यतः कार्यकलाप पर आधारित होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली वहाँ पर काम आपको कराना चाहिए। कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर दोनों ही जगह पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षण मुख्यतः गतिविधि परक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पढ़ाने के तौर तरीके हैं और शिक्षक है एक स्थान पे बैठ के पढ़ा रहा है, एक जगह कुर्सी दबा के बैठ गया और पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बार-बार उसको क्लास में घूमकर और प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देकर उसको विज्ञान के प्रति अभिरुचि जगाना चाहिए। ठीक है। आगे साथ ही दूसरे तरीके, जैसे मसलन कहानियों के द्वारा या कविता या नाटक के द्वारा, मतलब स्वयं शिक्षक को बच्चों के समक्ष खड़े होकर जब भी कोई क्रियाकलाप आता है तो संभव हो तो अपनी कलाकृतियों से या डायग्राम की सहायता से समझाना चाहिए। अगला है, प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के, जो कि दूर दराज स्थित हैं, उनमें प्राकृतिक जगत से सीधे संपर्क होने की वजह से अच्छा खासा अनुभव होने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो उस नेचर में पले बड़े होते हैं जिस ग्रामीण में वो रहते हैं। पाठ्य चर्चा को उनकी इस संपदा को परिपोषित करने वाली व बनाए रखने वाली जरूर होनी चाहिए। उन्हें बिना किसी निर्देश के अन्वेषण नहीं करना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं है फिर भी आप उनसे उस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। पहले आप उन्हें ज्ञान दें, पढ़ाएं,
लिखाएं, समझाएं, फिर उनसे आप पूछें, तो वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भली भांति उस बात को समझते हैं और अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अगला बिंदु है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण और इससे जुड़े हुए मूल्यों के प्रति बच्चों को मुख्य रूप से क्या, पेड़ लगाना, पेड़ों की रक्षा करने के बारे में, पानी को व्यर्थ ना बहाना, और बीज कैसे बोया जाता है, पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, और इन सभी चीज़ों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में उन्हें बताना चाहिए। अगला है, कक्षा में वातावरण ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चे को अच्छा ही करे करने का दबाव डाले, जिसमें आपको लगे कि बच्चा बस क्या है, बनावटी बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें उसके ऊपर दबाव कम डालें और ऐसी चीज़ें ज़्यादा पढ़ाएं जिससे बच्चे को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। आगे इसमें बच्चों में आपस में, बच्चों और शिक्षकों के बीच में खुले संवाद की छूट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी बच्चे को कोई ज्ञान है, पता है उस प्रश्न का उत्तर, लेकिन उसको डर होता है मन में कि मैं बताऊंगा या नहीं बता पाऊंगा, तो उस डर को निकालना होना चाहिए। तो आपको एक शिक्षक के रूप में एक बच्चे से मुख्य रूप से एक खुले संवाद के रूप में बात करना चाहिए। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के लिए कक्षा 1 और कक्षा 2 में इन दिनों कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं देने के प्रावधान को जारी रखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में केवल उन्हें पर्यावरण के जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ लगाना, आसपास पेड़ों को बचाना, बीज कैसे होते हैं, फूल कैसे होते हैं, फल कैसे लगते हैं, तो इनके बारे में केवल बताना चाहिए, उनको अध्ययन में शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला बिंदु है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पठन और पाठन, मतलब पढ़ने और पढ़ाने के लिए किसी संरचना को लादना जरूरी नहीं होना चाहिए। संरचना से यहाँ तात्पर्य है कि पहले से ही तय करके पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, कि पहले बता दो कि हम आपको आगे कल ये पढ़ाएंगे, तो ये बता देना, उसके बाद ही पढ़ाना चाहिए। आगे है, विषय वस्तु और उससे संबंधित कार्यकलापों के बीच में कोई कठोर क्रम नहीं होना चाहिए, जिससे शिक्षक या फिर जो शिक्षिका है, इन दोनों के उचित क्रम का खुद को ही तय करना चाहिए। बच्चों के ऊपर ये चीज़ नहीं लादना चाहिए। ठीक है। आगे इसमें उच्च प्राथमिक स्तर, इसके अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के जो विद्यार्थी होते हैं वह इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें है, उच्च प्राथमिक स्तर पर जब कोई बच्चा 6वीं क्लास में आता है पढ़ने के लिए, तो उसके सिलेबस में विज्ञान को सम्मिलित करना चाहिए, और विज्ञान के बारे में केवल जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जिसको हम परिचय कहते हैं, उसी के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नहीं देना चाहिए। इसमें विज्ञान पढ़ने का क्या मतलब होता है ये बताना चाहिए, हमारे जीवन में इसका क्या उद्देश्य है इसको बताना चाहिए, और इनकी जो विभिन्न शाखाएं हैं कि विज्ञान में हम कौन कौन सी शाखाओं को पढ़ते हैं, उनके बारे में भी हमें बताना चाहिए। ठीक है। अगला बिंदु है इसी में कि सरल प्रयोगों और स्वयं करके सीखने के अनुभवों के अलावा बच्चों को अर्थपूर्ण या सा उद्देश्य अनुसंधान में लगाना, और खासकर ऐसी समस्याओं के लिए जो उनके द्वारा सार्थक और महत्वपूर्ण समझी जाएं। इस अवस्था में बच्चों को सीखने से जोड़े रखने के लिए एक जरूरी शिक्षा शास्त्रीय व्यवहार है। मतलब जब कोई बच्चा कक्षा 6 से 8वीं के बीच में पढ़ रहा है, तो उसे मुख्य रूप से अर्थपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करना चाहिए, जिससे बच्चा उस विज्ञान से और पढ़ाई से मुख्य रूप से सीखने और जुड़ने के भाव से जुड़ा रहे। अगला है, अनुसंधान उन समस्याओं पर हो जिन्हें शिक्षक खुद महत्वपूर्ण समझते हों। ऐसा नहीं हो कि जो अनुपयोगी हैं उन्हें भी करा दिया, और जो उपयोगी हैं वो तो फिर आपको कराना ही कराना है। तो जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं उन्हीं के बारे में हमें अनुसंधान और प्रैक्टिकल करवाना चाहिए। इसमें कक्षा में शिक्षक और साथियों से बातचीत करके, समाचार पत्रों से सूचनाएं इकट्ठा करके, जानकार लोगों से बातचीत करके, जैसे यदि आप एक शिक्षक हैं जो कि कक्षा 6 से 8वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो आप अपने उच्च स्तर के जो शिक्षक हैं जो कि 11 12 या 9 10 वालों को पढ़ाते हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करके उनसे संबंधित विषय पर आप उनसे क्या करवा सकते हैं, एक प्रकार का अनुसंधान या प्रयोग करवा सकते हैं। ठीक है। अगला इसमें सूचनाओं का संगठन और प्रदर्शन करना, या तो स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर, स्क्रिप्ट व नाटक के द्वारा
इस स्तर पर शिक्षण के महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। मतलब जो भी आपने क्लास में सीखा हुआ है उसे एक नाटक या एक स्क्रिप्ट के द्वारा लिखकर नाटक के द्वारा प्रस्तुत करना, तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है बच्चों को विज्ञान समझाने को लेकर। अगला बिंदु वो है कि वैज्ञानिकों और उनके अन्वेषकों, मतलब खोजकर्ताओं, मतलब किसी भी वैज्ञानिक ने कौन कौन सी खोजें की हैं इनके बारे में उन्हें पहली बार बताना शुरू करना चाहिए इस स्तर पर आकर, और उनके जीवन की जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि ये वैज्ञानिक हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, तो इनका एक विशिष्ट उदाहरण आपने दे सकते हैं। अगला बिंदु है कि उच्च प्राथमिक स्तर की पूरी अवधि में जो पढ़ाई की प्रक्रिया होती है उसमें कौशल पर सबसे ज़्यादा जोर डालना चाहिए कि बच्चा रटे ना, केवल चीज़ों को सीखे। कौशल का मतलब होता है स्किल, कि वो चीज़ों को सीखने की कोशिश ज़्यादा करे और रटने की कोशिश कम से कम करे, ताकि बच्चा खुद की पहलकदमी से अपने स्तर पर कैसे सीख पाता है या ये सीख सके, तो उसके बारे में हमें उसे बताना चाहिए। अभी हमने इसमें 2 स्तर पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा था इसमें प्राथमिक स्तर, उसके बाद हमने पढ़ा उच्च प्राथमिक स्तर। अब हम इसमें तीसरा स्तर पढ़ते हैं जिसका नाम है माध्यमिक स्तर। तो माध्यमिक स्तर के अंतर्गत कक्षा 9 से लेके 10 तक के विद्यार्थी आते हैं। इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को एक संकाय के रूप में पढ़ाए जाने की जो शुरुआत हुई थी उसे इस स्तर पर ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। मतलब आपने जो क्लास 6 से लेके 8 तक जो मैथ या फिर जो भी साइंस या जो भी विषय पढ़ा हुआ है, इस स्तर पर आकर 9th-10th में आके आपको उसे बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। अब पाठ्य चर्चा में सिद्धांत, अवधारणाएं, विज्ञान के नियम लाए जा सकते हैं। तो प्रश्न है कि विज्ञान के नियम कौन से स्तर पर लगाए जाते हैं, तो आंसर होगा माध्यमिक स्तर पर। लेकिन बल इन्हें सीखने पर होना चाहिए, ना कि केवल परिभाषाओं को रटने पर। ठीक है। दूसरा बिंदु है कि इस स्तर पर वे सिद्धांत लाए जाने चाहिए जो सहज सीधे अनुभव जगत से नहीं जुड़े हों, चूंकि सभी परिघटनाएं सीधे अवलोकन योग्य नहीं होती हैं। इसलिए विज्ञान अनुमान और व्याख्याओं का सहारा लेता है। जैसे परमाणु के होने और उसके लक्षण को जानने के लिए मानव विकास की जो परिघटना होती है उसको समझना होता है, उसी के क्रमवार में हम उस सिद्धांत को लगा सकते हैं। अगला बिंदु है इसी में कि इस स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर बच्चों में वैज्ञानिक तथ्यों की ज्ञान मीमांसाएं परखने की क्षमताएं विकसित होनी चाहिए। ठीक है। अगला स्तर है हमारा इसमें उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर में कक्षा 11 से लेकर कक्षा 12 तक की कक्षाएं आती हैं। इस स्तर पर पाठ्य चर्चा को संकाय पराय बनाया जा सकता है। मतलब जैसे कोई बच्चा विज्ञान लेना चाहता है तो विज्ञान ले, कोई कला के क्षेत्र में जाता है तो कला ले, यदि किसी को आर्ट्स चाहिए तो आर्ट्स में चला जाए, किसी को मैथ्स चाहिए तो मैथ्स में जाए। तो यहाँ पर आकर उसे अपने विषय को चुनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, और होता भी यही है। ठीक है। जिसमें उपयुक्त वजह और गहराई होती है, क्योंकि हमें किसी एक विषय का इसमें अध्ययन करना होता है। लेकिन ध्यान रहे, पाठ्यक्रम ज़्यादा बोझिल या बोझदार नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम का बोझ कम करना जरूरी है, इसलिए इसके में प्रायोगिक परीक्षा को सम्मिलित करना चाहिए। जिस विषय का आप चुनाव कर रहे हैं उस विषय में कुछ आपका तो क्या हो सैद्धांतिक हो, जिसमें क्या होती है आपकी थ्योरी होती है, और कुछ आपका प्रायोगिक भाग होना चाहिए जिसमें आप प्रयोग करके उसके बोझ को थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है। आगे है किसी भी विषय में ज्ञान अथाह समुद्र होता है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। विद्यार्थी की क्षमता और समय के अभाव को देखते हुए कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना यानी सीमा रेखा खींचना जरूरी होता है, क्योंकि एक निश्चित विषय पर ही हम कुछ विशेष टॉपिकों पर ही बात कर सकते हैं उसमें। ठीक है। यह एक अच्छी पाठ्यक्रम को संबंधित विषय की महत्वपूर्ण धारणाओं को केंद्र करके रखना चाहिए। ठीक है। आगे है इसी में कि विद्यार्थियों को सीखने में आसानी हो ऐसा हमें एक कंटेंट उन्हें देना चाहिए। अगला बिंदु है इसमें इस स्तर पर सैद्धांतिक पक्ष को समस्या समाधान, धारणा परख, कमियों के प्रति जागरूक और विभिन्न विषयों की आलोचनात्मक पड़ताल की ओर उन्मुख करने वाला होना चाहिए। विज्ञान की प्रमुख धारणाओं के ऐतिहासिक विकास की
कहानी और विषय वस्तु की समझदारी इसके अंतर्गत शामिल होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें विज्ञान के जो उद्देश्य हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जो कि आपकी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला दिया है, इसमें बालक अपने संज्ञात्मक स्तर के अनुरूप विज्ञान के तथ्यों व धारणाओं को समझने और इसे प्रस्तुत करने के योग्य हो जाएगा। तो ये बात क्या है, सही है। दूसरा बिंदु है, बालक उन तरीकों और प्रक्रियाओं को समझ सके जिससे वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन किया जा सके तथा इसका वैधीकरण भी किया जा सके। तो ये बिंदु भी क्या है, हमारा सही है। बालक अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध और रचनात्मक से विज्ञान व प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सके। तो ये बिंदु भी क्या है, इसका सही है। अतः ये सभी के सभी उद्देश्य क्या है, इसके सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं तक की विज्ञान की पाठ्य चर्चा को मुख्यतः विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और खालिस्तान के प्रति जागरूकता लाने की ओर उन्मुख होना चाहिए। भूगोल, ब्रह्म संबंधों, बाह्य संबंधों, समाज, बाह्य संबंधों, समाज अंतर संबंधों, भूगोल अंतर संबंधों। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था इसके अंतर्गत कि जब 10वीं कक्षा का विज्ञान का पाठ्यक्रम होता है तो उसमें समाज और हमारे अंतर संदर्भों के बारे में बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो ये मैंने पीछे आपको पढ़ाए थे कि ज्ञान होता है, एक अवबोध होता है और अवबोध के संबंध में क्या होता है, अनुप्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देने में, नहीं। व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करने में, नहीं। छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालने में, क्योंकि जब पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होती है, तो उसकी सहायता से बच्चा चीज़ों को संग्रहित करना सीख जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनर्स्मरण, पहचानने और बौद्धिक क्षमता और कौशल विकास से संबंधित है। तो ये जो ज्ञान के पुनर्स्मरण से है, तो इसके अंतर्गत आता है हमारा ज्ञान पक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण खालिस्तान के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रयोगशीलता पर, ये बात भी सही है। समयबद्धता, क्योंकि समय को ध्यान में रख के, ये बात भी सही है। उपयुक्तता को, तो ये बात भी सही। अतः इस प्रश्न के सभी विकल्प क्या है, हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर लेता है, ज्ञानात्मक की, भावात्मक की, क्रियात्मक की, या फिर ये सभी का। इसका मतलब है यदि कोई बच्चा ने कोई पाठ पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसे उसमें त्रुटियां प्राप्त होने लगी, जैसे शिक्षक ने पढ़ाया तो कई बार गलती से शिक्षक से भी गलतियां हो जाती हैं, तो मतलब उसे उस विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो चुका है जिससे वह उसमें त्रुटियां निकालना शुरू कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न है कि विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं अध्यापक के व्यवहार से, विषय वस्तु की सूची से, या फिर जीवन के मूल्यों से। तो जो हमारे विषय की वस्तु होती है, जो कंटेंट आपको दिया जाता है ऊपर आगे, जिसमें आपको बताया जाता है कि हम इसमें ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो वही हमारे क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है। वैज्ञानिक जानकारी का बढ़ाना देना, तो ये तो है भैया। बालक की स्मरण शक्ति का विकास करना, तो ये बालक की स्मरण शक्ति मतलब उसको जागृत कर, तो ये हमारे विज्ञान के शिक्षण की विधि का भाग नहीं होता है। ठीक है। अगला है बालक को तकनीक कुशलता प्रदान करना, ये हम कर सकते हैं, सही बात है। बालक की सृजनशीलता व तार्किक क्षमता को विकास करना, तो ये भी चीज कर, तो ये स्मरण शक्ति हम नहीं बढ़ा सकते विज्ञान के शिक्षण के लक्ष्य और
उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित होता है। तो मैंने एक पीछे चार्ट बताया था, उसमें नाम आपको मैंने लिखवाए थे। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष में उद्देश्य होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अवबोध कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के लिए चुनी गई वैज्ञानिक अवधारणाएं बच्चों के अनुभव जगत से संबंधित क्यों होनी चाहिए? इससे स्कूल का खर्चा कम होता है? नहीं, ये गलत है। इससे बालकों को आंकड़े एकत्रित करने व विश्लेषण करने में कठिनाई अनुभव नहीं होती है, ये बात भी गलत है। इससे बालक अपने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का कार्य कारण संबंध सरलता से समझ सकते हैं, ये बात सही है इसमें। तो जो ऊपर पूछा गया उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विज्ञान को एक संकाय के रूप में पढ़ाने का प्रारंभ किस स्तर पर होता है? तो ये होता है हमारा कक्षा 11 से। कक्षा 11 कब से आती है आपकी? जब आप कहाँ पहुँच जाते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर पहुँच जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भी छात्र सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं तो उनमें एक अन्य परीक्षा होती है जो कि उनके अंदर मुख्य रूप से सृजनात्मक प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करने में निपुणता और बढ़ावा देने के लिए सहायक होती है, जिससे बच्चा छोटी क्लास में ही तार्किक ज्ञान को अर्जित कर लेता है। ठीक है, जो बच्चे एमपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से पढ़े होते हैं जिनमें ओलंपियाड की सुविधा नहीं होती है तो उनमें बुद्धि का विकास थोड़ा कम होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें वो चीज़ कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर सीखने को मिलती है। लेकिन जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड में होता है या जिसे ओलंपियाड का ज्ञान होता है, जिसके पाठ्यक्रम में ओलंपियाड सम्मिलित होता है, तो उनको वो ज्ञान कुछ स्तर पर वहीं पे मिल जाता है। लेकिन वो तो सब चीज़ें पढ़ने के आधार पर डिसाइड की जाती हैं। यदि बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होगा इनको संचालित करने का? सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करने में के विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सके, यह शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है? तो ये बताता है अवबोध के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देश का कार्य करते हैं, तो ये बात तो भैया सही है। दूसरा है केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये बात क्या है? सही है। दूसरा है प्राप्त उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये बात भी सही है। उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य समान है, तो ये बात तो भैया अलग अलग होती है, दोनों समान कैसे हो सकती हैं? तो ये आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सही होगा, क्योंकि ये बात क्या है? गलत। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वह आपको टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सिलेबस आपका पूरा करा दूंगा मैं। अंतर केवल इसमें इतना सा होगा कि हैंड राइट ना लिख के मैं आपको प्रिंट के माध्यम से पढ़ाऊंगा इसमें, तो बस उतनी थोड़ी सी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बाकी कंटेंट आपका पूरा लगभग वही रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।